नमस्कार दोस्तों। आप सबका आत्म जागृति के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में आई हुई हैं दिल्ली से रोहिणी की मंजू यादव जी, जो कविताएं लिखती हैं, गाती हैं। और अभी भी उनका कहीं प्रोग्राम होने वाला है वुमेन्स डे के अवसर पर, और उन्होंने वहां के लिए भी बहुत खूबसूरत कविता लिखी हुई है। तो मैं इनवाइट करती हूँ मंजू यादव जी को। मंजू जी आई और हम सबको अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं, जो ध्यान के उनके अभी तक अनुभव रहे, कैसे वो ध्यान तक पहुंची। तो ये सब हम उनसे जानेंगे और क्या अनुभव रहे मंजू जी से। तो मैं मंजू जी को इनवाइट करती हूँ। मंजू जी, आपका बहुत बहुत आत्म जागृत के मंच पर स्वागत, सुस्वागत। यस मंजू जी, ओवर टू यू। अनम्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट करें प्लीज। यस। आत्मवंदन मैम। अभिनंदन। हाँ सब जी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रज्ञा मैम, रेनू मैम, पूरी टीम को सबको दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे इतनी प्यारी सोल फैमिली के बीच में अपनी कुछ बातें शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। वेलकम। यस मंजू जी, आप बताएं आपकी ये यात्रा कब से शुरू हुई, ध्यान की यात्रा, और अब कैसे यहाँ तक पहुंचे। क्या बचपन से ध्यान करते थे? ये बताने के लिए थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जरूर जानना चाहेंगे। जी मैम। मैं दिल्ली रोहिणी से हूँ, जैसा कि आपने बता ही दिया है। और मैं 3 साल से आनापान सती ध्यान में हूँ। अब मैं अपना एक पीछे का, अपनी लाइफ का एक कुछ पार्ट में शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं ध्यान में आई, कैसे मैं इसमें इतना अंदर तक डीप में चली गई, और उसके बाद फिर मुझे क्या प्राप्ति हुई, क्या मेरी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स हुए, क्या परिवर्तन हुए। तो मैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में आप सबके साथ अपने कुछ विचार जो है वो साझा करना चाहूंगी। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, क्योंकि यात्रा लंबी है, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिसिंग हो। हाँ, शॉर्ट में बताऊंगी। मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ, और एक जॉइंट फैमिली थी हमारी, बहुत ही संस्कारी शुद्ध शाकाहारी मैं परिवार से हूँ। और एक समय ऐसा था कि हमारे परिवार में हम 30 मेंबर और 4 जनरेशन हम एक साथ रहते थे। तो बहुत ही प्यारी और एक जॉइंट फैमिली मेरी थी। यस। और पढ़ाई में भी हमेशा ही ब्राइट स्टूडेंट रही, बहुत इंटरेस्ट रहा, रुचि रही है मेरी पढ़ाई में। वेरी गुड। तो लाइफ बहुत बढ़िया थी। उसके बाद 2001 में मेरी शादी हुई। शादी भी बहुत ही वेल सेटल्ड और बहुत प्यारी फैमिली में मेरी शादी हुई। लविंग हस्बैंड, केयरिंग सास ससुर, एक प्यारी फैमिली, लाइफ बहुत ही स्मूथ, बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर 2002 में बेटा हुआ, तो जीवन जैसी खुशियों से भर गया। और यहाँ बात क्या थी कि मेरी सास पूजा पाठ बहुत करती थी और मैं बिल्कुल नहीं करती थी। वो चाहती थी कि मैं करूं, मैं बस उनको दिखाने के लिए और उनकी खुशी के लिए कर देती थी। जैसे वो चाहती थी कि मैं व्रत करूं, तो मैं रख लेती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनको अच्छा लगता है। अंदर से मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पूजा पाठ करूं, व्रत करूं। बस मैं लाइफ को एंजॉय कर रही थी, बहुत मजे से मेरी लाइफ चल रही थी। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसी घटना मेरी लाइफ में हुई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। 2005 में मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई। उसमें बच्चा बेटा हुआ, लेकिन उसको मल्टीपल ऑर्गन्स प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा या तो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं करेगा, और अगर सरवाइव करता है तो ज्यादा पीड़ादायक है इसके लिए भी और आपके लिए भी। अब मेरी जो मम्मी है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो ये घटना थी 25 सितंबर 2005, और 11 अक्टूबर को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर 12 अक्टूबर को वो बच्चा भी कलेप्स कर गया। ये सारी बातें मुझसे छुपाई गई, क्योंकि मुझे मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सिजेरियन हुई थी। अब
वॉइस, हाँ वॉइस थोड़ी सी आपकी अटक गई थी बीच में, कुछ एक दो सेकंड पहले का बताइए फिर से। 2005। जी। ओके। तो 25 सितंबर 2005 को मेरी डिलीवरी हुई। बच्चा हुआ, उसको मल्टीपल ऑर्गन्स प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि या तो ये सरवाइव नहीं करेगा, और सरवाइव अगर कर जाता है तो ज्यादा पीड़ादायक है आपके लिए भी और बच्चों के लिए, बच्चे के लिए भी। अब ये चीज मेरी मदर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और 11 अक्टूबर को वो एक्सपायर हो गई। फिर 12 अक्टूबर को वो बेबी भी एक्सपायर हो गया, और मुझसे ये बातें छुपाई गई, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन हुई थी। फिर जब मुझे ये बताया गया, तो मैं इतना एक सदमे में चली गई कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, और मैं अपनी मदर की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं पूरा टाइम रोती रहती थी, बस मुझे ये था कि किसी तरह मुझे मम्मी से मिलना है। अब मुझे वो सपने में दिखती थी, मैं उनसे बातें भी करती थी। तो ये चीज मैं उस टाइम में सपना समझती थी, और आज जब मैं ध्यान में आई हूं तो मुझे पता लगा है कि वो सपना नहीं, वो एस्ट्रल ट्रेवल था। मैं उनसे एस्ट्रल ट्रेवल करती थी और उनसे मिलती थी। वो सब कुछ मुझे बताती, खूब प्यार दिखाती थी। और मेरी भाभियां, मेरी बहनें सब मुझे समझाती थी कि तुम इतना अगर करोगे तो इससे मम्मी को कष्ट पहुंचेगा, आप उनकी यात्रा में बाधा डाल रहे हो। तो इतना, जैसे मैं हर टाइम में रोती थी, मम्मी को याद करती थी। तो लेकिन मुझे ये चीजें समझ ही नहीं आती थी कि मैं उनकी यात्रा में बाधा कैसे डाल रही हूँ, और मेरे रोने से उनको, क्योंकि वो तो जा चुकी हैं, वो उनको कष्ट कैसे होगा, मुझे ये चीजें समझ नहीं आती थी। बस मुझे ये था कि मम्मी मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती, वो कैसे चली गई। तो ये चीज मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाहर से फिर वही लाइफ अच्छी थी, सपोर्टिंग फैमिली। और फिर 2008 में मुझे भगवान ने एक प्यारा सा बच्चा फिर से दिया। लाइफ फिर बहुत अच्छी चलने लगी, लेकिन अंदर जो एक कमी थी, और जो मैं मम्मी की डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो अंदर कष्ट चलता रहा, चलता रहा। और ऐसे करके कोविड आ गया। अब कोविड में मैंने ओम शांति से बी के शिवानी सिस्टर और सूरज भाई को मैं सुनने लगी। वो भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है मुझे नहीं पता, बस उनको सुन लेती थी, अच्छा लगता था, पर क्या मिसिंग है नहीं समझ आ रहा था। फिर मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कि मेरी लाइफ में फिर आनापानसती ध्यान आया। मेरी फ्रेंड अनीता, उन्होंने मुझे आनापानसती ध्यान के बारे में बताया, और मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ध्यान किया। फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे ही मुझे इतना अच्छा फील हुआ, अंदर जैसे एक आनंद की अनुभूति हुई, जो एक रस होता है वो मुझे लगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब उसने मुझे कहा कि तुम ना 40 डेज ये करो। मैंने कहा कि 40 डेज क्या, मुझे तो लग रहा है कि ये तो मैं कर ही सकती हूँ। इतना इजी कि बस आपको कोई आडंबर नहीं करना, कोई रिचुअल नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से बैठो, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, और बस अपने विचारों को साक्षी भाव से देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मुझे जब बहुत जल्दी 1 या 2 दिन बाद ही मुझे व्हाइट लाइट दिखी। अब व्हाइट लाइट, मुझे नहीं पता था कि व्हाइट लाइट का मीनिंग क्या होता है। मैं एकदम से डर गई और मैंने अपनी आईज ओपन की। फिर बाद में जब मैं विजडम सुनने लगी तो मुझे पता लगा कि ध्यान और ज्ञान ये दोनों ही जरूरी हैं। जो ध्यान में हम महसूस करते हैं, जो हम फील करते हैं, देखते हैं, उसके लिए हमें ज्ञान भी पाना जरूरी है। तो मैं विजडम शेयरिंग भी जैसे सुनती रहती थी। तो उसके बाद मुझे फिर ये अंडर वाटर सीन दिखने लगे। बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस होते थे, जैसे एक रस होता है वो मुझे आने लगा। और जो सबसे बड़ी मेरी प्राप्ति थी, परिवर्तन था, एक चमत्कार था ध्यान से, वो था कि जो 15-16 साल से मैं जिस पीड़ा में थी कि मम्मी की डेथ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, वो चीज मैंने पाई कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, मम्मी के डेथ को। ये एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा परिवर्तन था कि जो 15 साल से जो पीड़ा थी अंदर, जो एक कसक थी, वो खत्म हो गई, और अंदर एक आनंद की अनुभूति हुई।
तो ये मेरी जो पहली प्राप्ति मेरी ये थी ध्यान से। अब तो मुझे इतना मजा आने लगा, मैं इंजॉय करने लगी। फिर जैसे पत्री सर कहते हैं कि जो आप सीखते हैं वो आप दूसरों को बताएं, तो मैंने अपनी भाभी को, बहनों को, अपनी मदर इन लॉ को, फिर अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताना शुरू किया ध्यान के बारे में। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरे मंजू को क्या जरूरत पड़ गई ध्यान की, सब कुछ तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, इसको क्या जरूरत हो गई। क्योंकि सबके माइंड में क्या रहता है कि आप ध्यान में कोई आता है या स्पिरिचुअलिटी में कोई आता है तो या तो वो दुखी है या टेंशन है, तो या कोई कष्ट है उनको या कोई शारीरिक पीड़ा है तो आते हैं। जबकि ये बहुत बड़ा मिथ है, ये तो इतनी एक आनंद की अनुभूति है जिसको जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। फिर मैंने कुछ स्कूल्स में भी जाके ध्यान सिखाना शुरू किया और बहुत ही लाइफ जिसको कहते हैं कि आनंद वाली लाइफ मेरी चलने लगी। अब उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, हम सॉरी ज्वाइन नहीं किया, हम ध्यान महोत्सव में हम गए, वहां पत्री सर से मेरा मिलना हुआ। क्या डिवाइन अनुभूति थी, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। उनके पास हम बैठे, उन्होंने हाथ पकड़ के हमारे से, बात तो वो नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा वो उस टाइम वीक थे, तो उनके पास हम मिले, बहुत अच्छा लगा। अब एक चीज जो काफी टाइम से मुझे ध्यान में दिख रही थी वो था कि मुझे एक बच्चा दिखता था ध्यान में। अब बच्चा वो 4-5 इयर्स की एज का बच्चा, और कौन है वो बच्चा मैं उसको पहचान नहीं पा रही थी, क्या मुझे कहना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रही थी। तो जब हम वहां ऋषिकेश में ध्यान महोत्सव में गए तो वहां प्रेमनाथ सर से मैं मिली। मैंने उनके सामने शेयर किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे ध्यान में एक बच्चा दिखता है, और आज तो इतना गजब हो गया कि ध्यान में मुझे वो बच्चा दिखा और उस बच्चे के यहाँ फेस पे एक बड़ा सा कट मुझे दिखा, जैसे ब्लेड से कट मार देते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा ये बच्चा मुझे क्या कहना चाहता है, और वो बहुत दुखी और परेशान बच्चा था, और ये कट क्या कहना चाह रहा है मुझे नहीं समझ आया। तो सर ने मुझे कहा कि कल जब आप ध्यान में बैठोगे तो आप आईज क्लोज करके और उस बच्चे को याद करना और उनसे क्षमा प्रार्थना करना कि अगर कभी किसी जन्म में मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई है, कोई कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कर दें। मैंने कहा ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डे जब हम पत्री सर के साथ ध्यान कर रहे थे तो ध्यान में मैं बैठी और मैंने क्षमा प्रार्थना की। फ्रेंड्स यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि मुझे क्या दिखाई दिया ध्यान में, जैसे नदी बह रही है, नदी के ऊपर एक पुल है और उस पुल के ऊपर मैं खड़ी हूं और मेरे हाथ में एक ब्लेड है। मैंने उस ब्लेड को देखा और नदी में फेंक दिया। उसके बाद से आज तक मुझे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। तो मेरा दूसरा जो लेसन था वो था कर्म का सिद्धांत। पहला था मेरा एक्सेप्टेंस, दूसरा मेरा लेसन था कर्म का सिद्धांत, कि आप जो भी कर्म करते हो उसका आपको बैलेंस तो उसको करना पड़ेगा इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी भी जन्म में, लेकिन ये कर्म का सिद्धांत मैंने सीखा। ये मेरा सेकंड लेसन था। अब उसके बाद फिर हम पिरामिड इंटरनेशनल वैली गए, वहां प्रदीप सर के साथ हमने मेडिटेशन की, और वहां 1 वीक का हमारा मौन था। जो मैंने थर्ड जो मेरा लेसन था वो था मौन की शक्ति को जानना। मैंने कभी मौन नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैंने मौन किया, और मौन की क्या पावर होती है, साइलेंस की क्या पावर होती है, ये बेंगलोर में जाके मैंने जाना। मैंने मौन में रह के नेचर के करीब जाना सीखा। मैंने याद किया कि जब हम बचपन में ऐसे लेट के और ऊपर हम क्लाउड्स को देखते थे, बादलों को देखते थे, तो हमें बादलों की शेप दिखती थी। वो चीज मैं बहुत इंजॉय करती थी। कभी हाथी बना हुआ दिखा, कभी घोड़ा, कोई आदमी, ऐसी शेप्स दिखती थी। वो चीज मैंने बेंगलोर में मौन में देखी और दोबारा से मैंने अपने बचपन को जिया। प्रकृति में पानी की आवाज, हवाओं की और पक्षियों की चहचहाट, इतना अच्छा वो एक्सपीरियंस था। तो मेरे जो तीसरी चीज मैंने सीखी वो थी कि मौन की अपनी एक शक्ति होती है, ये मैंने सीखी। अब मैं घर आ गई, उसके बाद मैंने
डेली मेडिटेशन करती थी। मेरी मदर इन लॉ भी मेडिटेशन करती थी, भाभी बहनें सब करते थे, और जहां भी मैं जाती थी मेडिटेशन के बारे में बताती थी। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ तो और है जो मुझे करना है। क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ और भी करना है। फिर मुझे एक दिन ध्यान में मैं बैठी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंसेस काफी होते हैं। ध्यान में मैं बैठी तो मुझे एक एंजल नंबर दिखा, जिसका मीनिंग मैंने जाना कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है, उसको आप यूटिलाइज करो, यूज करो। अब कौन सी क्षमता है, क्या पोटेंशियल है, कैसे मैं यूज करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया उसको कि ठीक है, जब समय आएगा तो यूनिवर्स अपने आप मेरे सामने ले आएगा। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में रेनू मैम आई। उन्होंने हमें सुजोग थेरेपी सिखाई, और उन्होंने कहा कि ये थेरेपी आप सबको सिखाओ, सब लेडीज को कहो कि अपने घर के डॉक्टर बने। तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि ये तो एक तरह से एक सोशल सर्विस है। और मैंने लोगों को सुजोग थेरेपी के बारे में बताना शुरू कर दिया। अपने पर्स में एक्यूप्रेशर रिंग, जो सुजोग रिंग होती है, वो हमेशा होती है मेरे पर्स में काफी सारी, वो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हूँ। तो मैंने लोगों को फिजिकली पार्क में जाके और सेशंस लेके मैंने बताना शुरू किया। अब मुझे लगा कि एक लिमिटेशन है, हम फिजिकली हम कितना लोगों को बता सकते हैं, तो इसकी तो एक लिमिटेशन हो गई। फिर बस एक दिन मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग की और वो यूट्यूब पे डाल दिया। तो उससे फिर मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल सुजॉक विद मंजू, वो चैनल बना लिया। अब वो भी लोग पसंद करने लगे। उस पे मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने लगी। और मुझे नहीं पता था, सच में ही नहीं पता था कि मैं कविताएं लिख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, और पहली कविता मैंने माँ पे ही लिखी थी। तो बस कविताएं लिखने लगी, मोटिवेशनल स्पीचेस भी अपने आप से ही अंदर से आने लगी, वो भी मैं डालने लगी। लोग बहुत पसंद करने लगे। फिर बस काउंसलिंग के लिए भी फोन आने शुरू हुए। जैसे अब बोर्ड एग्जाम थे, बच्चों के पेरेंट्स के फोन आए काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग भी दी। अब उन्होंने पूछा कि आपकी फीस क्या है, मैंने कहा एक छोटा सा थैंक यू। ये मेरी फीस है, कोई फीस नहीं है। जितना मैं अगर किसी के लिए कर सकती हूँ, बस वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो चौथी चीज मैंने सीखी कि हम सबके अंदर क्षमताएं हैं, हम सबके अंदर शक्ति है, पावर है, जरूरत है उसको जानने की, पहचानने की और उसको यूज करने की। ये यूनिवर्स हम सबको सब कुछ देता है। और सच में ही ये बिल्कुल ये फैक्ट है कि जो हम चाहते हैं, जो हम बोलते हैं, वो यूनिवर्स हमें लौटाता जरूर है। तो ये चार चीजें मैंने ध्यान से सीखी, और ये मिरेकल्स हुए। आज के टाइम में मेरी लाइफ में एक सिंगल सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूं कि मैं उसे पसंद नहीं करती या मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे हर कोई अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में हमेशा ही अच्छे लोग आए हैं, कभी कोई खराब पर्सन आया ही नहीं। लाइफ एक अंदर जो अनुभूति होती है आनंद की, रस की, जो एक पत्री सर कहते थे कि जब एक प्यार की एक धारा बहेगी, प्रेम की एक धारा बहेगी, बस समझो कि वो आपको बहुत बड़ा, आपको ध्यान से एक प्राप्ति, एक गिफ्ट मिल गई। तो वो गिफ्ट मुझे मिला है ध्यान से। वंडरफुल मंजू जी, बहुत सुंदर जर्नी आपकी, बहुत सुंदर। देखिए एक कहाँ सिंपल सी मंजू, और आज कितने लोग आपको जान गए हैं। और एक कवित्री का जन्म हुआ, कर्म सिद्धांत जाना ध्यान में आने के बाद आपने, है ना। और पता चला कि जो हम देते हैं वो वापस भी आता है हमारे पास, और कितनी खूबसूरती से आ रहा है। जितना प्यार बांट रहे हो कई गुना आपको मिल रहा है। तो यानी आपने पाया ही पाया है ध्यान से, और एक अलग ही मंजू जी का जन्म हुआ। वंडरफुल, यस, थैंक यू। तो फ्रेंड जो यूट्यूब पर हमारे जुड़े हुए, वो एक दो सेकंड में दोबारा ज्वाइन करें प्लीज। हम ध्यान दोबारा से करते हैं। अभी एक स्टॉप हो गई यूट्यूब का। आपने बहुतों को इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद, और अभी भी जो लोग देख रहे होंगे, उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, कि हम भी अपने भीतर अगर जाते हैं ध्यान के दौरान, तो हम ढूंढ पाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो यस सब फ्रेंड, होती है वो क्षमताएं, बस जरूरत है एक क्लिक की, एक स्पार्क की,
और वो क्लिक जब होता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। यस मंजू।